नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं मल्हार कक्षा 8वीं के लिए दो गोरैया कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी भीष्म साहनी की है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं कि लेखक परिचय क्या है। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ और मृत्यु 11 जुलाई 2003 दिल्ली में हुई। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे। वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी वे चिरस्मरणीय हैं। इनकी चिरस्मरणीय इन्हें हमेशा याद करने योग्य हैं। इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए थे। उन्हें 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया गया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचाकर कानों के पर्दे फट जाएं, इतना शोर मचाती है। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। इसी तरह से मन आया तो अंदर आकर दूध पी जा गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटरू गूं कर संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन 2 गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य या नहीं है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा दिया और सामने भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये देखिए बिल्ली भी बैठी हुई है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गुरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ।
छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है और वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श, श, कहा, बाहें झुलाईं। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी शू करते और गोरैयों ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचे कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, ये निकलेंगी नहीं। अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? पंखा चलने देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई दी और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, दरवाजे के नीचे से आ गई थी। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर दोनों ही देर, या इस वाक्य को फिर से सुनिए, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी।
दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो वो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें हम हार मानने वाला आदमी। फिर से सुनिए। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर से खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिर के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गोरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। ची ची ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। फिर भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही 2 गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। जी, केवल मुस्कुराते रहे पिताजी। कहानी समाप्त। आइए पाठ सार करते हैं। पाठ सार के अंतर्गत क्या क्या है?
दो गोरैया पाठ एक मध्यम वर्गीय परिवार और उनके घर में घोंसला बनाने वाली दो गोरैयों की मार्मिक, हास्यपूर्ण और संवेदनशील कथा है। लेखक ने इस घटना के माध्यम से सह अस्तित्व, मानवीय करुणा, सहनशीलता और व्यवहार परिवर्तन की भावनाओं को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। यह पाठ केवल गोरैयों की उपस्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों की गहराई को भी उजागर करता है। घर, अगला पॉइंट क्या है? घर और उसमें रहने वाले प्राणी। लेखक बताता है कि उसके घर में केवल 3 सदस्य रहते हैं, माँ, पिताजी और वह स्वयं। परंतु वास्तव में घर में पक्षियों, चूहों, चींटियों, छिपकलियों और अन्य जीवों की भी भरमार है। पिताजी अक्सर मजाक में कहते हैं कि यह घर तो सराय बन गया है जहां हर आने जाने वाला जीव ठहरता है। घर के आंगन में एक आम का पेड़ है जिस पर अनेक पक्षी चहचहाते रहते हैं। घर के अंदर चूहों की धमा चौकड़ी, कबूतरों की गुटरगू, चमगादड़ों की उड़ान और बिल्ली की छुपम छुपाई चलती रहती है। गोरैयों का आगमन। एक दिन 2 गोरैयां बिना किसी पूर्व सूचना के घर में आ जाती है। वे यहाँ वहाँ उड़ती हैं, खिड़की, रोशनदान और पंखे का निरीक्षण करती हैं और अंततः बैठक के पंखे पर घोंसला बना लेती हैं। माँ को यह बात सुखद लगती है, लेकिन पिताजी इससे परेशान हो जाते हैं। वे गोरैयों को भगाने के लिए कई तरकीबें अपनाते हैं। ताली बजाते हैं, श करते हैं, लाठी से डराते हैं, लेकिन गोरैयाँ हर बार लौट आती हैं। पिताजी का क्रोध और घोंसला तोड़ने का निर्णय। जब पिताजी चिड़ियों को भगाने के लिए नाचने जैसा व्यवहार करते हैं तो माँ हंसते हुए कहती है कि चिड़िया सोच रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ के इस हल्के फुल्के व्यवहार के विपरीत पिताजी चिड़ियों को गंभीरता से हटाना चाहते हैं। एक दिन जब पिताजी पूरी तरह से तंग हो जाते हैं तो वे पंखे पर बना गोरैयों का घोंसला तोड़ने का निश्चय करते हैं। वे स्टूल पर चढ़कर लाठी से तिनके खींचने लगते हैं। तभी पंखे के ऊपर से 2 नन्ही गोरैयां सिर निकालकर ची 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 करने लगती हैं। करुणा का जागरण। नन्ही चिड़ियों की मासूम पुकार पिताजी के भीतर छिपी करुणा को जगा देती है। वे लाठी नीचे रख कर स्टूल से उतर जाते हैं और चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माँ दरवाजे खोल देती हैं और थोड़ी देर बाद गोरैयों के माता पिता अंदर आकर अपने बच्चों को दाना खिलाने लगते हैं। यह दृश्य एक सजीव पारिवारिक मिलन जैसा प्रतीत होता है। अब पिताजी भी उस दृश्य को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके भीतर बदलाव स्पष्ट दिखता है। मानवीय संवेदना और सह अस्तित्व का संदेश। यह पाठ केवल एक घर की घटना नहीं है, बल्कि मनुष्यता और प्रकृति के सह अस्तित्व की मिसाल भी है। गोरैयों की बार बार वापसी, उनका अंडे देना, बच्चों का जन्म और अंत में पिताजी का मन परिवर्तन, यह सब हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति के प्राणियों के लिए स्थान बनाना चाहिए। इस वाक्य को फिर से सुनिए। अंत में पिताजी का मन परिवर्तन, यह सब हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति के प्राणियों के लिए स्थान बनाना चाहिए। अब कुछ प्रश्न करते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है। अब देखिए, ये हमने प्रश्न जो अभ्यास के लिए दिया गया है और बहुत से ऐसे प्रश्न जो है कॉम्पिटेंसी के भी प्रश्न हमने रखे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। यह पंक्ति, इस पंक्ति में माँ की समझदारी झलकती है। जब कोई व्यक्ति या जीव किसी स्थान पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और वहाँ अपना घर बसा लेता है, तो फिर उसे वहाँ से हटाना आसान नहीं होता।
यह बात केवल गोरैयों पर नहीं बल्कि जीवन की अन्य परिस्थितियों पर भी लागू होती है। जैसे कोई आदत, भावना या संबंध जो शुरू में कमज़ोर होते हैं पर समय के साथ गहराई पकड़ लेते हैं। इसलिए शुरू में ही सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होता है। एक वाक्य और है कि एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। यह पंक्ति पिताजी द्वारा कही गई है। इसमें एक प्रयोगवादी दृष्टिकोण दिखता है। यदि किसी को किसी स्थान पर जाने से बार बार रोका जाए तो वह स्वयं ही उस स्थान को छोड़ देता है। लेकिन गोरैयों की जिजीविषा इस सोच को गलत साबित करती है। यह पंक्ति यह भी दिखाती है कि मनुष्य कभी कभी यह सोच लेता है कि वह प्रकृति पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि जीव जंतु अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। यह कथन क्रोध और निराशा से भरे पिताजी द्वारा कहा गया है। यह मानव स्वभाव को दर्शाता है कि जब हम किसी को सहन नहीं कर पाते तो उसे पूरी तरह से हटाने के लिए प्रयास करते हैं। यह पिताजी के कठोर स्वभाव को दर्शाता है। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। ये प्रश्न है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? ये प्रश्न देना है। कौन कौन सी बातें अच्छी लगी ये तो है ही, साथ में दूसरा प्रश्न है क्यों अच्छी लगी, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे इस कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि वे समझदार, सहनशील और करुणामयी हैं। उन्होंने कभी भी गोरैयों को हटाने की जिद नहीं की बल्कि उनकी स्थिति को समझा। उन्होंने पिताजी को मजाक में समझाया, गुस्से को हल्का किया और अंत में नन्ही गोरैयों के लिए दरवाजे खोलकर सहायता की। उनकी संवेदनशीलता और व्यंग में भी गहराई थी जिससे माहौल हल्का बना रहा। अगला है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? ये कॉम्पिटेंसी है, प्रश्न है। गोरैयों ने घोंसला बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में बनाया था। उन्होंने वहीं घोंसला इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ उन्हें सुरक्षित और गर्म स्थान मिला जहाँ वे अपने अंडे सुरक्षित रख सकें। साथ ही उनका घर में आना जाना आसान था और उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी और मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। हाँ बिल्कुल, कहानी में गोरैयों ने न केवल घोंसला बनाया बल्कि वहाँ अंडे भी दिए और बच्चों को जन्म दिया। जब पिताजी ने घोंसला तोड़ना चाहा तब नन्ही चिड़िया ची ची कर पुकारने लगी, मानो अपने माँ बाप को बुला रही हों। उनके माता पिता तुरंत लौट कर आए और बच्चों को चुग्गा खिलाया। यह स्पष्ट करता है कि पशु पक्षी भी अपने घर और परिवार को लेकर संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से स्पष्ट होता है कि पिताजी हठी, दृढ़ निश्चयी और आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं। वे बार बार गोरैयों को भगाने का प्रयास करते हैं और अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, लेकिन कहीं कहीं उनकी सहनशीलता की कमी भी झलकती है। अगला प्रश्न है, कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? उत्तर है, गोरैयों का व्यवहार तब बदल गया जब अंडों से बच्चे निकल आए। पहले वे चहचहाते हुए गाना गा रही थी पर बाद में गाना बंद कर दिया था। यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी और वे चिंतित थीं कि उनका घोंसला कहीं नष्ट न हो जाए। बदलाव का मुख्य कारण पिताजी का कठोर स्वभाव भी था। अगला प्रश्न है, कहानी में गोरैया ने किन किन स्थानों पर से घर में प्रवेश किया? सूची बनाइए। गोरैयों ने निम्न स्थानों से घर में प्रवेश किया: दरवाज़ों के नीचे की खुली जगह से, रोशनदान के टूटे हुए शीशे से,
खुले दरवाजे से, खिड़की से। इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली? यह लेखक या कहानी लेखक स्वयं सुना रहा है। यह बात इसलिए पता चलती है क्योंकि कहानी मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ जैसे शब्दों में लिखी गई है। यह एक पहले व्यक्ति की शैली में है जो स्पष्ट करता है कि लेखक स्वयं अपने अनुभव बता रहा है। अगला प्रश्न है कि माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? उत्तर है, माँ यह बात अपने अनुभव और समझदारी के आधार पर कह रही थी। उन्हें अनुभव था कि गोरैयों ने न केवल घोंसला बना लिया है बल्कि अंडे भी दे दिए हैं। अब वे किसी भी कीमत पर घर नहीं छोड़ेंगी। माँ यह भी जानती थी कि उन्हें बार बार भगाकर भी हटाया नहीं जा सकता। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही हैं। अपने घर में नन्हे उन्हें देखकर आप क्या करते? यदि मैं उस घर में होता जहाँ चिड़ियाँ अपना घोंसला बना रही हैं तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होता। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता। मैं शांत रहता ताकि वे डरे नहीं और आराम से अपने बच्चों की देखभाल कर सके। मुझे उनके चहकने की आवाज़ पसंद आती और मैं उनके लिए दाना पानी भी रखता। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों और क्यों? चूहा लोग डर जाएंगे और उसे भगाने उत्तर चूहा लोग डर जाएंगे और उसे भगाने या मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह घर के सामान को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, कुत्ता। यदि वह पालतू नहीं है तो लोग पहले डरेंगे या उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे सहानुभूति से भी देख सकते हैं। मच्छर, उसे तुरंत मारने की कोशिश की जाएगी क्योंकि वह बीमारी फैलाता है। बिल्ली, यदि बाहर की है तो उसे भगाया जाएगा, पर कई लोग उसे दूध भी दे सकते हैं। कबूतर, लोग उसके आने से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह गंदगी करता है, फिर भी कुछ लोग उसे दाना डालते हैं। कॉकरोच, अधिकतर लोग इसे गंदा और हानिकारक मानते हैं, इसलिए तुरंत मारना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, तितली, लोग उसे देखकर प्रसन्न होंगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मक्खी, उसे हटाया जाएगा क्योंकि वह भोजन पर बैठती है और गंदा कर देती है। अगला प्रश्न है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? लेखक को यह देखकर विस्मय हुआ कि पंखे के ऊपर से दो नन्ही गोरैयाँ सिर निकालकर ची ची कर रही थीं। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पिताजी द्वारा घोंसला तोड़ने की कोशिश के बावजूद वहाँ बच्चे पहले ही जन्म ले चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं थी कि अब सिर्फ माँ बाप नहीं, उनके बच्चे भी उस घर का हिस्सा बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? तो उत्तर है, माँ को गोरैयों की उपस्थिति अच्छी लगती थी। वे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। साथ ही वे पिताजी की चिड़ियों को भगाने की जिद और उस पर उनका मजाकिया नाच देखकर आनंद ले रही थी। वे समझदार थी और जानती थी कि पिताजी इस लड़ाई में हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप उन्हें स्वयं ही सबक सिखाने दिया। नहीं, इस वाक्य को फिर से सुनिए। उन्होंने चुपचाप उन्हें स्वयं ही सबक सीखने दिया। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत में दिया गया हुआ है पाठ में कि आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग, रूप या वेशभूषा पर भी नहीं। उत्तर है कि हमारे मोहल्ले में
हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज सुबह सुबह पार्क की एक ही बेंच पर बैठते हैं और गिलहरियों को बिस्कुट खिलाते हैं। वे बच्चों को मुस्कुरा कर देखते हैं लेकिन स्वयं बहुत चुपचाप रहते हैं। उनके इस व्यवहार से लगता है कि वे शायद अकेले हैं और उन्हें जीवों से प्रेम है। हो सकता है कि वे अपने किसी पुराने साथी को याद कर रहे हों या बच्चों और पशुओं में सुकून पाते हों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि सबसे पहले आपके पाठ को हम करें और फिर पाठ के बाद उसके कुछ पॉइंट्स यानी बिंदुवार तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर दें और अभ्यास में जो दिए हुए कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको हम लिखकर इस वीडियो में बताएं। तो आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।